हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली पॉलिनोमियल्स नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th में। तो इस चैप्टर का देखो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आप सिर्फ क्लास 9th के बाद आपको 10th में भी ये चैप्टर का फर्दर स्टडी करना होगा आपको, फिर बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आपका एनटीसी हो गया, किसी भी प्रकार के ओलंपियाड हो गया, या फिर मेन मैथ्स ओलंपियाड हो, या फिर आईआईटी का फाउंडेशन हो, सारे जगह पे इस चैप्टर का अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे उसका बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो अगर आप समझोगे, पढ़ोगे, अप्लाई करोगे, उसके बाद ही आपको चीज़ें पता चलेगा। मेरे ख्याल से रफली अगर मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनाऊं तो 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहला लेक्चर में हम डिटेल पॉलिनोमियल का स्टडी करेंगे, बेसिक्स जितने भी टर्म्स हैं उनको समझेंगे। उसके अगले वाले लेक्चर में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और इसका इम्पॉर्टेंस सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, आगे जा कर के हर जगह पे इसका इम्पॉर्टेंस है। पूरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9 सिलेबस आप बोल सकते हो। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम उसको स्टडी करेंगे, एंड देन लास्ट में हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है एंड आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल वाले टॉपिक को देख करके चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। उसके बाद आपको एक और लेक्चर मिलेगा, वो 4 लेक्चर बनेगा इस चैप्टर में। एक और लेक्चर मिलेगा जिस लेक्चर में हमारे स्टडी मटेरियल के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड्स पे भी आ सकते हैं, या फिर अगर किसी भी कंपटीशन, चाहे वो एनटीएससी हो, कोई भी प्राइवेट ओलंपियाड, या फिर गवर्नमेंट ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की अगर बात करूँ, या फिर आईआईटी का फाउंडेशन के लिए अगर मैं बात करूँ, तो वो काफ़ी काम की चीज़ होगा। तो मैं स्टडी मटेरियल के एक क्वेश्चन तो आपको लेक्चर में करा नहीं सकता, बट पहले 3 लेक्चर में हम डिटेल चैप्टर के थ्योरी और आपके एनसीईआरटी बुक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो सारी चीज़ कवर कर रहे होंगे। मतलब पढ़ाने वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3 चैप्टर में। A to Z एक चीज़ का थ्योरी अलॉन्ग विद लॉजिक एंड प्रूफ, और उसके रेस्पेक्ट में जितनी भी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं एनसीईआरटी किताब में, और उसके साथ उस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे 3 लेक्चर में इंक्लूड हो जाएंगे। 4th लेक्चर जो रहेगा वो बेसिकली आपका पॉलिनोमियल्स का क्लास 9th सिलेबस जो इन 3 लेक्चर में पढ़ाया गया है उसके रेस्पेक्ट में जो आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारे एक्सरसाइजेस बना हुआ है, आप जानते हो, उसका कंप्लीट डिस्कशन यूट्यूब में तो करना पॉसिबल नहीं होता है। उसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग ऑफलाइन क्लासेस या फिर जूम सेशन में करते हैं जब लॉकडाउन चलता रहता है। तो अकॉर्डिंगली हम उस स्टडी मटेरियल का 1.5 घंटे के हिसाब से जितने अच्छे क्वेश्चंस करा सकते हैं आपको करा दिया जाएगा, जो आपके बोर्ड्स या फिर ओलंपियाड के लिए अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना है या फिर उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। पॉलिनोमियल बोला होता क्या है ना, कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं। बेसिकली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, पहले इस चीज को क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए उसका डेफिनेशन के और नज़र डालते हैं एक बार। ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, पॉलिनोमियल्स हम किसको बोलेंगे, अगर मैं इस टाइप का कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, px उसका रिप्रेजेंटेशन है, मान लो सिंबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है ना। px से भी आप बोल सकते हो, या फिर उसको f of x से भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं आपके पास, दैट इज मान लो कुछ इस तरीके से, आप इसको देख करके घबराइएगा मत, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के कोई भी एक्सप्रेशन को, है ना, इन 1 वेरिएबल, बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो मैं लिख रहा हूं वो ऑब्वियसली 1 वेरिएबल में लिख रहा हूं। ठीक है ना। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन को अपन लोग जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। बट उसका खासियत क्या है, एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पे आप 3 टर्म 4 टर्म जितना भी शो करो, बेसिकली आपके पास n टर्म्स है, n डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया अभी पॉलिनोमियल आपका। ठीक है। तो एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n0 x to the power n plus a1
x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an x टू दी पावर 0, इस टाइप के कोई भी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। बट यहाँ पे वेरिएबल आपको कितना दिख रहा है, एक वेरिएबल दिख रहा है। अभी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। देखो ये सब जो चीज है, ये सब जो चीज है ना, जो प्लस के थ्रू सेपरेटेड है, इन सब को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इन सब को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, टर्म्स। इन सब को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये सब का बात करूं, a0, a1, a2 डॉट डॉट an, ठीक है ना, तो इन सब का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन सब को हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। इन सब को हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, इन सब को हम कोफिशिएंट्स बोलेंगे, जो कि सारे के सारे क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। जो कि सारे के सारे क्या लेंगे, हम रियल नंबर्स लेंगे। हम रियल कोफिशिएंट लेके ही डील करने वाले। ठीक है, अभी आप प्रिसाइसली अगर और बोलना चाहते हो कि a0 को पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो कि सर ये तो सबका कोफिशिएंट नहीं है, ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, फिर अगर मैं a1 का बात बोलूं तो आप ये बोल सकते हो सर ये तो सबका कोफिशिएंट नहीं, ये कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 है। मैं एग्री करूंगा आपसे। और ये जो an है, मान लो an माइनस 1, an से पहले वाला जो टर्म होगा an माइनस 1, वो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, अगर ये x टू दी पावर 0 है तो उससे पहले x टू दी पावर 1 होगा, क्योंकि डिग्री कंटिन्यूअसली, पावर जो है वो देखो ना कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है ना, n से n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अगर n का वैल्यू आप 10 ले लेते हो तो 10 के बाद ये 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, होते होते फिर 0 हो जाएगा। 0 के पीछे और नेगेटिव में नहीं जा सकता, 0 पे जाके रुक जाएगा। मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट। ठीक है, और an को अगर मैं बोलूं तो वो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0, दैट इज कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो उसको। आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि उसके साथ तो कोई x टू दी पावर 0 मींस 1 हो जाएगा, तो उसके साथ तो कोई वेरिएबल वाला टर्म तो रहेगा नहीं, x वाला कोई टर्म तो रहेगा नहीं ना, तो उसको आप कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। बात समझ आ रहा है। ठीक है, x का अगर मैं बात करूं तो x क्या होगा, यहाँ पे x एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। x एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा जो पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को गवर्न कर रहा है। ठीक है ना, यहां इसीलिए p ऑफ x लिखा गया, ब्रैकेट में वही चीज आएगा जो आपका पूरा एक्सप्रेशन का वेरिएबल है। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, बताया जाएगा आपको एक एक चीज। ठीक है ना, अभी तक समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को लगता है वो ये है कि ये a0 जो है, बाकी सबको तो हम कोफिशिएंट्स ही बोलते हैं, बट ये a0 या फिर a0 जो है, उस चीज को वो देखो हाईएस्ट पावर जो है, उस हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है ना, तो इसीलिए उस कोफिशिएंट को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। और उस कोफिशिएंट का वैल्यू कभी भी 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। पहले ही बता रहा हूं कि अगर ये एक पॉलिनोमियल आप बोल रहे हो, क्यों आप सोचना जरा ध्यान से, क्यों आप सोचना, अगर मैं इसको एक n डिग्री पॉलिनोमियल बोलता हूं, अगर मैं इसको n डिग्री, इसका डिग्री देखो, डिग्री क्या है मैं बता देता हूं, फिर आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये जो n है ना, ये जो n है, ये जो n है, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमेशा क्या होता है, जो हमेशा क्या होता है, सोचो एक बार, होल नंबर होता है। जो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो 0 हो सकता है। ठीक है ना, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो 0 हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हो। जैसे एग्जांपल में अगर मैं ले लेता हूं, मान लो एक पॉलिनोमियल मैंने कंसीडर किया 2x² प्लस -5 इंटू x प्लस -10। ठीक है ना, तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि -10 तो कांस्टेंट है, दैट इज -10 के साथ x टू दी पावर 0 है, -5 के साथ x टू दी पावर 1 है, और 2 के साथ x टू दी पावर 2 है। ठीक है ना, तो इन तीनों में जो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है तो वो आपको क्या 2 ही तो मिलेगा ना, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक
ठीक है ना। हाईएस्ट डिग्री, सारे टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा ना वही हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सिर्फ यहां पे होगा, है ना। अगर मैं इसको ना यहां पे ना रख करके यहां पे रख देता, ठीक है ना, तब भी तो आपको हाईएस्ट डिग्री कितना दिखता, हाईएस्ट डिग्री कितना दिखता, एक्स स्क्वायर ही दिखता ना। तब भी तो आप बोलते हैं ना कि हाईएस्ट डिग्री आपका कौन है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है तो हाईएस्ट डिग्री, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, टू ही हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2 हो जाएगा। और हाईएस्ट डिग्री वाले का जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। हाईएस्ट डिग्री वाले का जो कॉफिशिएंट होता है ना दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। ध्यान से समझना बात को, ठीक है। हाईएस्ट, यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये तो मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ये तो मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर ये आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो आप बोल सकते हो कि सर इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है, क्योंकि जितने भी टर्म है सब में कंपेयर करके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रहा है वो कितना है, 2 है। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द एंटायर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और उस हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का जो कॉफिशिएंट होगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म पर जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट होगा उस कॉफिशिएंट को हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है ना। हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर अब मैं इसको बोलूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूंगा। बाद में हम लोग सीखेंगे कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया होगा। बट अभी आगे का चीज अगर समझना है ना तो प्रॉपरली मेरे बात को ध्यान से समझो कि वाई दिस ए नॉट इज नॉन जीरो। लीडिंग कॉफिशिएंट जो है वो हमेशा नॉन जीरो क्यों होता है, इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं, इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये एक n डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक n डिग्री पॉलिनोमियल है। ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल है, ये एक n डिग्री पॉलिनोमियल है। बोर्ड पूरा भर जाने दो, फिर मैं जब बोलूंगा नोट करने के लिए तब कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया n डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही बना करके रखिएगा कॉपी में, तो कम मेहनत में पूरा कंप्लीट चीज रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक n डिग्री पॉलिनोमियल बोल रहा हूं। तो अगर मैं इसको n डिग्री पॉलिनोमियल बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। दैट इज हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n होना चाहिए, जो कि हाईएस्ट डिग्री होगा आपका। बात समझ में आ रहा है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑब्वियसली n तो होना चाहिए ना, तभी तो ये हाईएस्ट डिग्री हो पाएगा ना भाई, क्लियर है बोला। तो अगर ये हाईएस्ट डिग्री है, समझना, अगर ये हाईएस्ट डिग्री है मतलब n डिग्री पॉलिनोमियल में बोल रहा हूं, तो n डिग्री पॉलिनोमियल में अगर x टू द पावर n नहीं रहता है तो बात बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो अगर आप a0 को बोलते हो कि a0, यहां पे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, बट अगर a0 को मैं 0 होने का परमिशन दे देता हूं तो वो कभी ना कभी तो 0 हो जाएगा। अगर वो कभी ना कभी 0 होगा तो ये वाला टर्म तो पूरा पूरा वैनिश हो जाएगा, 0 इंटू एक्स टू दी पावर n बिकम 0, और ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, n-1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो n-1 डिग्री वाला, मैंने यहां पे बोला था कि इसको n डिग्री पॉलिनोमियल, अगर मैं a0 के ऊपर ये एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगाता तो आप तुरंत बोलोगे कि सर किसी ना किसी वक्त अगर ये सारे के सारे चीज रियल नंबर्स है तो किसी ना किसी वक्त a0 जो होगा वो तो 0 भी हो सकता है। अगर a0 किसी ना किसी वक्त 0 हो जाता है तो कहानी तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अगर a0 कभी ना कभी 0, बात को समझना, अगर मैं बोलता हूं कि ये एक n डिग्री पॉलिनोमियल है जहां पे ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स है और सबका वैल्यू क्या है, रियल नंबर्स है, और अगर मैं आपको ये बोलूं, ये मेंशन करके ना दूं कि a0 मस्ट बी नॉन जीरो रियल नंबर, ये अगर एक्स्ट्रा करके मेंशन ना करूं तो आप क्या सोचोगे कि बाकी सब के तरह a0 भी कुछ भी रियल, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब भी आप a0 को 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा। अगर ये टर्म वैनिश हो गया तो कहानी तो यहां से शुरू होगा ना, x टू दी पावर n-1 से शुरू होगा, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखे तो हो कि ये n डिग्री पॉलिनोमियल है, बट उस पर्टिकुलर केस में तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहेगा ना, ये तो n
n-1th डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? इसीलिए आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन अराइज ना हो जाए, इसीलिए नॉन जीरो होगा। अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट, बाकी सारे के सारे कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट अगर रीडिंग कोएफिशिएंट भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। अगर वो जीरो होने का परमिशन में उसको दे देता हूं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये n डिग्री पॉलिनोमियल में लिख तो रहा हूं बट उस पर्टिकुलर केस में वो n-1 डिग्री बन जाएगा। तो मैं इस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था बाकी सारे वैल्यूज के लिए, n0 का वैल्यू जीरो के अलावा दूसरे किसी वैल्यू के लिए ये n डिग्री रहेगा और जीरो के लिए ये n-1 डिग्री हो गया। तो ये कुछ कंट्राडिक्शन नहीं आया क्या? आ गया ना कंट्राडिक्शन। तो इसी कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए हमें डेफिनेशन में बोला गया है, अगर आप इसको एक n डिग्री पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो मेक श्योर ये चीज आप कंफर्म करो कि योर लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो रियल नंबर। बाकी सारे के सारे कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो रियल नंबर। आप बोलोगे सर बाकी सारे अगर जीरो हो गया तो कहानी कैसे चलेगा? मान लो बाकी सब के सब जीरो हो गया, a1 a2 x तो नहीं, a1 a2 अगर बाकी सारे के सारे जीरो हो गया तो सब x के साथ प्रोडक्ट होके, x वाले टर्म के साथ प्रोडक्ट होके पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? a0 इंटू एक्स टू दी पावर n। अगर सिर्फ a0 इंटू एक्स टू दी पावर n आपके पास बचता है तब भी तो आपका हाईएस्ट डिग्री n ही रहता है ना। तो n डिग्री पॉलिनोमियल तो बोल सकते हैं इसको, ये चीज तो मेंटेन रहता है ना। अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 0 लगा दो और यहाँ पे भी 0 लगा दो तो बचेगा क्या? -5x²। तो -5x² इज ए 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इतने तो बोल सकते हैं ना। बट जिस वक्त -5 के जगह पे 0 आ जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और ये 2x - 10 जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन। अब पढ़ के आए होंगे क्लास 8th में, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? इसीलिए डेफिनेशन में हमें बोला गया है कि बाकी कोई भी कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो रियल नंबर भी हो सकता है, बट लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो तो हो सकता है बट जीरो कभी भी नहीं हो सकता है अगर आप इसको एक n डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब n डिग्री से आप समझ जाओ, मतलब इसको अगर मैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल बोलता हूं तो x² का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आगे जाकर के अगर मैं कभी भी एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल लिखता हूं, जिस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होगा उसमें सारे के सारे टर्म्स का कंपैरिजन करके जो आपको हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मिलेगा वो 3 मिलेगा, वो मिल रहा है। तो अगर मैं इसको एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलता हूं तो a मस्ट बी नॉन जीरो। बात समझ आ रहा है ना? यही है कंसेप्ट, ठीक है, कि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल अगर मेरा मुंह से निकल गया तो a मस्ट बी नॉन जीरो भी निकलना पड़ेगा, अदरवाइज कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इसको 3 डिग्री पॉलिनोमियल देख के ही बोल देते हो तो आप गलत है, आपका कंसेप्शन गड़बड़ है, आप प्रॉपर्ली चीजों को सीखे नहीं और आपको भी सिखाया नहीं गया प्रॉपर्ली, ठीक है। कि अगर मैं इसको देख के ही 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो अच्छा बच्चा है ना वो इसको देख के ही ये पूछेगा, अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलने से पहले एक बार मेरे को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि सर ए का क्या खबर है, ए जीरो है या ए हमेशा नॉन जीरो है। अगर मैं बोलूं कि ए कुछ भी हो सकता है तो वो भी बोलेगा कि ये भी कुछ भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि ए का वैल्यू को आप मेंशन नहीं किए। अगर आप बोलते हो कि ए जीरो हो जाएगा तब तो वो तुरंत बोल जाएगा ये ए अगर जीरो हो गया तो अभी बी के बारे में बोलो सर, बी का क्या खबर है। अगर बी भी जीरो होता है तब तो दोनों टर्म गायब हो जाएगा, ये लीनियर बचेगा। और लीनियर भी कब होगा? जब सी नॉन जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसको 3 डिग्री बोलना चाहता हूं कंफर्म करके तो ए मस्ट बी नॉन जीरो। अगर ए का कोई पता नहीं है, ये जीरो भी हो सकता है तो ये 3 डिग्री का भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? 3 डिग्री अगर नहीं हो पाया तो 2 डिग्री होने के लिए भी बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म बचना पड़ेगा ना। अगर बी जीरो हो गया किसी वक्त तो ये टर्म भी गायब हो जाएगा, फिर लीनियर बचेगा, 1 डिग्री बचेगा। तो 1 डिग्री के लिए सी को नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर सी भी जीरो हो गया तब तो तीनों ही खत्म, सिर्फ डी बचेगा, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तब बताएंगे आपको एक एक चीज कि लीनियर किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, क्यूबिक किसको बोलते हैं, समझोगे आप धीरे धीरे। तो यहां पे मैंने जितने भी चीज आपके साथ डिस्कस कर रखा है वो चीज सारे के सारे आपका क्लियर हुआ या नहीं, वो चीज आप सबसे पहले मेरे को बोल दो एक बार, है ना भाई? बोलोगे तो नहीं, बोल तो नहीं पाओगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर जरूर अगर आपका मन चाहे तो कीजिएगा, अच्छा लगता है, अदरवाइज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो
आप समझ गए होंगे, मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं। इस टाइप में हम लोग जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो पॉलिनोमियल कहलाता है, बट उसमें कुछ रोक टोक है। सिर्फ इस टाइप में लिखने से नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन देख के बच्चा लोग घबरा जाता है, इतना खतरनाक एक्सप्रेशन। अरे भाई खतरनाक नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है किसी का। इसी के ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ना ये वाला, इसी के ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ना यहाँ वाला। यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो गया, फिर 3 के बाद 3 - 1 2 हुआ, फिर 3 - 2 1 हुआ, फिर 3 - 3 0 हुआ। फिर बोलोगे सर 3 - 4 -1 क्यों नहीं हुआ? अरे भाई डिग्री तो कभी होल नंबर होता है ना, हमेशा डिग्री नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। डिग्री हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है बोला? ठीक है। और यहाँ पे A0 A1 A2 A3 इस तरीके का गंदे नाम ना दे करके मैंने ABCD दे दिया। अभी बोलोगे तो उधर भी क्यों नहीं दिए ABCD? मान लो n का वैल्यू 26 से ज्यादा हो जाता है, 36 हो जाता है, तो आपके पास अल्फाबेट्स तो 26 ही है लेटर्स, तो आप खत्म कैसे करोगे? जेट के बाद आप क्या लगाओगे? फिर कैपिटल लेटर लगाओगे क्या? तो वो कैपिटल स्मॉल ये सब नौटंकी ना करके A0 A0 A1 A2 ऐसे दे दो ना। ये तो कभी 1 2 3 4 तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो जितना भी बड़ा डिग्री आप लिख सकते हो। उसी लॉजिक से A0 A1 A2 A3 लिखा गया है, तो इसको देख करके घबराइएगा मत कि क्या लिख दिया गया है, क्यों लिखा गया है, लॉजिक बता रहा हूं सब कुछ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। अगर नहीं समझे तो आगे कंटिन्यू करो, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना, कंटिन्यू करो वीडियो को, ऐसे ही समझ जाओगे। क्योंकि सारे बात जो मैं बोलना चाहता हूं मैं एक ही झटके में कैसे बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम दो, प्रॉपरली देखते जाओ, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो ये है आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। A0 A1 A2 A3 .an ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं, जहां पे A0 स्पेशल कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, जो हमेशा नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो रियल नंबर, और बाकी सारे के सारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बाकी सारे कोफिशिएंट। इन सब को अलग अलग क्या बोलेंगे? जो प्लस से सेपरेट किया गया है वो सबको एक एक टर्म बोलेंगे, ठीक है। और ये जो n रहेगा वो n क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमेशा होल नंबर होता है, ना नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही फ्रैक्शन होता है, ठीक है, हमेशा होल नंबर, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कुछ होगा। अभी 0 होने से क्या होगा, 1 होने से क्या होगा, ये सब अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखो। क्लियर है? फिर हम कोफिशिएंट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n अगर पूछूं तो A0 लिखोगे। अगर ये पॉलिनोमियल देके मैं कोफिशिएंट ऑफ x पूछूं तो आप आंसर 2 दोगे। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछूं तो आंसर -5 दोगे, ठीक है ना। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 पूछूं तो आप -10 दोगे। यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछूं तो आप आंसर b दोगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछूं तो a दोगे, विच इज ऑलवेज नॉन जीरो। फिर कोफिशिएंट ऑफ x पूछूं तो आंसर c दोगे। ऐसे ही चलता जाएगा। और x जो है वो आपका वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में लिखा गया है। अगर 2 वेरिएबल होता है तो भी कैसे होगा मैं आपको दिखा दूंगा अंत में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से, और ये पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये चीज क्लियर रखना भाई, ठीक है ना भाई, क्लियर है। और यहाँ पे आपको एक और चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि अगर मैं कभी भी आपको बोल देता हूं कि ax³ + bx² + cx + d ये आपका कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? आपको जवाब में देना चाहिए कि मैं बोल नहीं सकता ये पॉलिनोमियल। हाँ पॉलिनोमियल तो है, बट क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा क्या? 3 डिग्री पॉलिनोमियल होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर a 0 हो जाता है तो 3 डिग्री नहीं हो सकता, 2 डिग्री के बारे में सोचेंगे। और उस वक्त भी पूछेंगे क्या b 0 है? अगर b 0 है तो 2 डिग्री भी नहीं हो सकता है, अगर b नॉन जीरो है तभी 2 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। अभी आप इस पूरा चीज को जो भी लिखा गया है आप कॉपी में एकदम नोट्स बना लीजिए, अलग अलग पॉइंट्स ना बता करके मैंने एक साथ सारे चीज आपको बता रखा है। तो ये माइंड मैप अगर आप दिमाग में क्लियर रखते हो तो एक एक छोटे छोटे टर्म क्लियर रहेगा। और एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख के रखिएगा, हर चीज में इंग्लिश में लिखा के नहीं दे सकता। अगर आपका इंग्लिश बड़ा स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में लिखे, हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी में लिखे, बंगाली स्ट्रांग है तो उससे लिखे, जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप मेरे को जिस भी लैंग्वेज का बच्चा आप देख रहे हो मदर टंग के हिसाब से आप लिख सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्या बोला? तो ये लॉजिक लिख के रखिएगा कि लीडिंग कोफिशिएंट क्यों नॉन जीरो है।
क्योंकि अच्छा बच्चा जो है ना वो हमेशा अपना नोट्स बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट दे और देना भी चाहिए, क्योंकि यही है जो आगे आपको सिखाएगा। मैं तो एक ही बार पढ़ाया आपको साल में, आगे तो जाके मैं नहीं पढ़ाने वाला ना, ठीक है। तो आपको खुद ही को खुद पढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप कैसे पढ़ा सकते हो? आपके नोट्स के मदद से। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनना चाहिए, जो हम क्लास में बना के भी देते हैं, वीडियो में भी आपको प्रॉपरली बना के दे रहे हैं। तो उसी चीज को आपको जैसे बोल रहा हूं, नोट्स अच्छे से गुड हैंडराइटिंग से बनाइएगा, तभी जाके आपको मैक्सिमम फायदा होगा। और ये सब कमेंट्स भी लिख के रखिएगा। अच्छा बच्चा जो है ना, जो एवरेज स्टूडेंट है और अच्छा स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है ना, कोई टैलेंट का कुछ डिफरेंस नहीं होता, ये सब एफर्ट्स का डिफरेंट हो जाता है। एवरेज बच्चा समझ के रख देगा, 2 दिन बाद भूल जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा बच्चा जो है ना, ये रीजन मेरा मुंह से जो बोर्ड में मैंने लिखा वो तो लिखेगा ही लिखेगा, और मेरा मुंह से जो एक एक एक्सप्लेनेशन निकल रहा है वो सारी चीज अपना कॉपी में नोट करेगा, जबरदस्त तरीके से लिख के रखेगा, ताकि आगे उसको कभी भी अगर वो भूल जाए तो मेरे को ना पूछ के वो अपना नोट्स देख ले, और नोट्स देख के उसको याद आ जाएगा। और ऑब्वियसली यही होना चाहिए, सभी ऐसे ही करते। जितने भी IIT JEE टॉपर्स होते हैं वो अपने नोट्स में बहुत ज्यादा डिवोशन देते, बहुत ज्यादा समय देते प्रॉपरली नोट्स को बनाने के। और एक बार जब बन जाता है नोट्स प्रॉपरली, पूरा याद हो जाता है, फिर सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देते वो लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द एंटायर थ्योरी पार्ट। क्लियर है? तो प्रॉपरली ये चीज लिखिएगा, और जहां पे जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपको जरूरत है कि लिख के रखना, आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, तो वो जरूर आप लिख के भी रखिएगा उसके साथ साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो इसके साथ साथ अभी आप नोट कर लिए होंगे, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी बता देता हूं, ठीक है ना। देखो आप मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं थोड़ा, और यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा एक चीज ध्यान से आप प्रॉपरली, कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या, मान लो P अभी x चेंज करके मैं y लिख रहा हूं, -2y³ + 3y² -7y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है या नहीं वो चेक करने के लिए सिर्फ आप डिग्री को ध्यान दो, कि क्या डिग्री होल नंबर है या नहीं। सिर्फ हाईएस्ट वाला नहीं, हर एक टर्म का डिग्री क्या होना पड़ेगा? होल नंबर। क्योंकि सोचो ना, n अगर होल नंबर होता है तो n-1, n-2, 0, ये सारे के सारे तो होल नंबर ही होगा ना। किसी होल नंबर से एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो तो होल नंबर ही होगा, अप टू 0 के पीछे नहीं जा सकते, इसीलिए तो देखिए 0 के पीछे नहीं गया। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में क्यों ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसको मैं, देखो ये सिंगल वेरिएबल है, ये y किसके तरह ट्रीट होगा? यहाँ पे वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। x हमेशा लिखना जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। और इसको मैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूंगा, इसको मैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोल दूंगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? और सारे टर्म जो है डिग्री, जितना भी हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है, इसीलिए 3 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। तो हाईएस्ट डिग्री जो होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। हाईएस्ट डिग्री जो होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहां पे लिख के भी दिया था, ठीक है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया है ना। अभी अगर मैं सिर्फ आपको ये देता -2y³ + 7, अब बोलोगे सर बीच में y² y ये सब एब्सेंट लग रहा है। अरे एब्सेंट होने दो ना, क्या दिक्कत है? मतलब उनका कॉफिशिएंट 0 हो गया, बट हाईएस्ट जो आपको बच रहा है आपके पास, उसका कॉफिशिएंट तो नॉन जीरो है ना। तो अगर उसका कॉफिशिएंट नॉन जीरो है तो ये भी क्या रहेगा? 3 डिग्री पॉलिनोमियल ही होगा। बात समझ आ रहा है ना, जहां पे y एक वेरिएबल होगा। बट अगर मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन देता हूं 3√x + 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज यहां पे x का जो पावर आ गया वो फ्रैक्शन आ गया, वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए वो पॉलिनोमियल नहीं है। सारे के सारे टर्म का डिग्री जो होगा वो क्या होना पड़ेगा? होल नंबर होना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कोई एक्सप्रेशन देता हूं तो आप बोलोगे सर यहां पे तो होल नंबर है, यहां पे भी पावर होल नंबर है, बट यहां पे जहरीला आ गया। बट पूरा पॉलिनोमियल में, पूरा एक्सप्रेशन में अगर किसी भी एक जगह पे पावर रूल को वायलेट करता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा।
इन दोनों के वजह से इसको पॉलिनोमियल बोल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों के तीनों में अगर पावर होल नंबर है तभी आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो। तीनों मतलब क्या, जितने भी टर्म होगा सारे टर्म में डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो ये भी कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है? अगर मैं आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन देता हूं px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज 1/x कैन बी रिटन एज x टू द पावर -1, तो यहां पे डिग्री क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, तो भी नहीं हो सकता। ये भी क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल होगा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को बहुत अच्छे से। मेरे ख्याल से ये चीज आपका क्लियर हो रहा होगा और हो भी गया होगा। तो मैं यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और अगर मैं ऐसा चीज आपको बोल देता हूँ x² + 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर है? क्योंकि इसको अगर आप x से डिवाइड करोगे तो x² तो x हो जाएगा और 1/x तो 1/x ही होगा। ये तो यही है, तो पावर होल नंबर नहीं है सारे जगह पे। यहाँ पे तो होल नंबर है बट यहाँ पे नहीं है। अगर ये टर्म नहीं होता तो सिर्फ x रहता तो ये एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाता। अभी तो आप कहानी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा बातचीत का ज़रूरत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 50 प्लस x टू द पावर 3, हाँ बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है जो कि कितना डिग्री पॉलिनोमियल है, 100 डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 100 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, नॉन जीरो, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या 1 मल्टीप्लिकेशन में है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सभी को पता है 1 मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे -3 लगा देता या 3/2 कर देता तो ये टर्म जहरीला हो जाता, जिसका पावर क्या है, नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन है। होल नंबर के अलावा किसी भी टर्म में पावर अगर दूसरा कुछ भी आएगा, किसी भी टर्म, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप गौर से ऑब्जर्व करो, अगर कोई भी टर्म में, टर्म समझते हो ना जो प्लस से सेपरेटेड रहता है, वो किसी भी टर्म में अगर आपको वेरिएबल का पावर होल नंबर के अलावा कुछ मिल गया, नेगेटिव या फ्रैक्शन कुछ भी, तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी मिल गया किसी भी टर्म का वेरिएबल का पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और अगर होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ होल नंबर ही है, तब तो वो पॉलिनोमियल होगा। और जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा उनमें से, उन सारे पावर में से जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उतना डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको। बड़ा क्लियर है? ठीक है। चलो अभी अगर मैं आपको और एग्जाम्पल का मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे आपको, ठीक है, तो और एग्जाम्पल का कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से है नहीं आपको। तो डिग्री वगैरह ये सब का डेफिनेशन और मैं नहीं लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन का मतलब क्या है आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। ये और मैं क्या लिखा हूँ आपको डेफिनेशन, है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखना है तो लिख सकते हो, एक नोट दे दीजिएगा, नोट दे दीजिएगा, है ना। ये अभी आपने ये लिखे थोड़ी देर पहले, फिर आप एग्जाम्पल्स ये सब लिख लीजिएगा, उसके बाद नोट लगाइएगा। एग्जाम्पल सारे पॉज करो वीडियो को, एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद एक नोट लगाना। नोट लगाने के बाद आप नंबर 1 में लिख सकते हो डिग्री। नोट लगाने के बाद आप नंबर 1 में डिग्री डैश दे करके लिख सकते हो। लिख लो, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। द एक्सपोनेंट ऑफ द, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स या फिर पावर आप जानते हो, तीनों एक ही बात है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 1 मार्क का आ जाता है कभी तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, ठीक है। नोट नंबर 2 लगाइएगा, डिग्री लिखने के बाद नोट नंबर 2 लगाइएगा। और ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस मैं नोट्स बना के दे रहा हूं, लिखा के दे रहा हूं। नोट नंबर 2 में लिखना, नोट नंबर 2 में लिखना, नोट नंबर 2 में लिखना fx या फिर px इक्वल टू दिस, पूरा एक्सप्रेशन लिखना। px इज इक्वल टू दिस is an n degree polynomial, is an n degree polynomial, is an n degree polynomial if a naught, if a naught, if a naught not equals to 0, if a naught not equals to 0।
मतलब ये बोला जा रहा है नोट नंबर 2 में कि भाई ये एक n डिग्री पॉलिनोमियल तभी होगा जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, कि अगर मैं इसको अगर n नॉट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा क्या? अरे हो पाएगा ना पॉलिनोमियल। n नॉट अगर जीरो हो गया और a1 अगर नॉन जीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल तो रहेगा, बट n डिग्री पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, n-1 डिग्री हो जाएगा। अगर a नॉट के साथ a1 भी जीरो हो गया तब ये n-1 या फिर n डिग्री पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, n-2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। बट अगर इसको मेरे को एक n डिग्री पॉलिनोमियल ही बोलना है तो आपको ये मेंशन करना होगा कि योर लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो। आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो ही होना चाहिए अगर इसको आपको n डिग्री पॉलिनोमियल बोलना है तो। क्लियर है? तो दोस्त मैं उम्मीद करूंगा कि मैं सफिशिएंट चीजें आपके साथ बातचीत कर चुका हूं। बेसिक लेक्चर है और डिटेल में बात किया, तो अभी मैं ये चीज इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ता हूं और आपको डिटेल में समझाने के लिए। क्लियर है बोला? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चलिए, और आगे हम पढ़ने वाले हैं यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आगे हम यहां पे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये चीज अपन अभी देखने वाले। देखो थोड़ा बहुत देखना पड़ जाता है क्योंकि अगर वीडियो ऑफ हो जाता है कभी कभी तो बड़ा, मेरा सामने तो कोई नहीं, मैं अकेला बनाता हूँ, बट अगर वीडियो ऑफ हो जाता है बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। हाँ, इतना लेक्चर दे करके ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। 1 घंटा लगातार पढ़ा के जाके देखा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सोचो कितना ज़्यादा दुख होता है उस वक्त। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ना। देख दोस्त, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अपन लोग एक पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन तो समझता है, कैटेगराइज कर रहे हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है ना पॉलिनोमियल का, वो 2 चीज के ऊपर डिपेंड करके होता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहले लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस करके एक प्रकार के क्लासिफिकेशन किया जाता है। बात समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से बात क्लियर है। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस करके एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है। बात समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन क्या ही करोगे, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि सर डिग्री हो क्या सकता है। पहले तो ये देखो, सबसे पहला डिग्री क्या हो सकता है? 0, क्योंकि डिग्री होल नंबर से स्टार्ट होता है, या तो 0 होगा या तो होल 1 होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या? जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसी का बात कर रहा हूं। सारे इंडिविजुअल टर्म का डिग्री का बात थोड़ी ना कर रहा हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका मतलब ही है हाईएस्ट डिग्री, जितने भी टर्म है उन सबको मिला के हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हाईएस्ट डिग्री 0 हो गया, अगर हाईएस्ट डिग्री 0 हो गया, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिग्री को, हाँ, अगर हाईएस्ट डिग्री 0 हो गया तब उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तब उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। बोले सर एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। देते हैं एग्जांपल, दे रहे हैं आपको एग्जांपल। मान लीजिए -2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। हाईएस्ट डिग्री अगर 0 है तब तो एक्स टू दी पावर 0 ही होगा ना भाई, ठीक है ना। ये भी हो सकता है जो कि -2, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं ऐसे भी दे सकता हूं, -2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। 3 - 2 1 हो गया। ये भी क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बिल्कुल, बात समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? चलो
अभी नंबर 2 में चलते हैं। अगर डिग्री का वैल्यू 1 हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? तब हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन आप पढ़ के भी आए होंगे क्लास 8 में। लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। जैसे कि मान लो 2x⁻1 + 3, ये क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे 1 है पूरा पूरा पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। या फिर -7x⁻1 + 3, कांस्टेंट टर्म नहीं भी रह सकता है, ठीक है ना। इतना तो उसको रहना ही पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल सा लॉजिक है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। बट अगर यहां पे 0 हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो x ही गायब हो जाएगा ना, कांस्टेंट आ जाएगा, लीनियर नहीं हो पाएगा। तब समझ ही रहे होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपका अगेन लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक लीनियर पॉलिनोमियल बोलता हूं, ठीक है, ये उसका जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा a × x + b। a का वैल्यू यहां पे कुछ भी हो सकता है, b का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को एक चीज लिखना पड़ेगा कि b कैन बी एनी रियल नंबर। अब समझ ही रहे हो कि a और b दोनों रियल नंबर है। बस इतना सा लिख देता हूं कि a ≠ 0, मतलब x का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो, ठीक है ना। अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो, अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल मेंशन नहीं करते हो इसके आगे, तब तो a 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि तब तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है। क्या इश्यू है? अगर आप बोलोगे n का वैल्यू 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तब वो लीनियर नाम चेंज होकर के हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो लीनियर नाम चेंज होकर के हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हो 2x² - 5x + 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 2x² - 7, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। तीनों के तीनों रहा, सिर्फ 2 रहा। ऐसे भी हो सकता है कि 2x² के साथ सिर्फ -7x है और बाकी कुछ नहीं है, और ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ 2x² ही है, या फिर 2 लिखने से कंफ्यूज हो जाओगे, मान लो 10x², ऐसे भी तो हो सकता है ना। क्या दिक्कत है? बात समझ आ रहा है? क्लियर है? बोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा? ax² + bx + c, जहां पे मैं a को वैल्यू हमेशा क्या बोलूंगा? नॉन जीरो बोलूंगा। a का वैल्यू हमेशा क्या बोलूंगा? नॉन जीरो बोलूंगा। ये मैंडेटरी है। नंबर 4 में आप n का वैल्यू क्या डालोगे? 3 डालोगे मान लो। अगर n का वैल्यू 3 डालते हो तो उसको 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसका नाम हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका नाम क्या हो जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। आप किसी भी तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। 3x³ - 5x² इतना तक देके भी छोड़ सकते हो, और 3x³ - 7x + 3 देके भी छोड़ सकते हो, पूरा पूरा भी लिख सकते हो, और सिर्फ 3x³ देके भी छोड़ सकते हो। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अगर मैं जनरल फॉर्मेट का बात करूं तो जनरल फॉर्मेट क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d तक चलेगा, जहां पे a क्या होगा? नॉन जीरो क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो क्यूबिक के बाद अगर मैं अगले पॉइंट में चलता हूं तो आपको मिलेगा n = 4। n = 4। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 हो जाता है तो उस पॉलिनोमियल को मैं बोलता हूं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, 5 टर्म आ जाएगा, जहां पे कंडीशन सारे के सारे रियल नंबर होगा। बस एक्स्ट्रा एक ही कंडीशन है कि सारे के सारे कॉफिशिएंट जो हमेशा रियल नंबर होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बस यहां पे एक्स्ट्रा एक कंडीशन आ गया कि लीडिंग कॉफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो क्वांटिटी। लीडिंग कॉफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो क्वांटिटी। बात समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? बोला। मेरे ख्याल से कोई डाउट यहां पे आपको होगा नहीं शायद। वीडियो ओके? हाँ ओके। तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंफॉर्मेशन। ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल का बात करूं तो एग्जांपल में आप सिर्फ 2x³ x⁴ का कॉफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ये ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ 20x⁴ देके भी छोड़ सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, चारों के चारों टर्म भी आ सकता है। बाकी टर्म अगर मैं नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या? उनका कॉफिशिएंट 0 हो गया।
x का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, अरे भाई x का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो ये सब भी जीरो हो जाएगा ना, x का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, अगर बाकी टर्म मिसिंग है मतलब क्लियर है कि उनका कॉफिशिएंट जीरो है। वो टर्म जीरो का मतलब x का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तब तो यहां पे भी जीरो पुट करना पड़ेगा, ये भी गायब हो जाएगा। x का वैल्यू जीरो नहीं होता है, कॉफिशिएंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। बात समझ आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हो गया। एंड सो ऑन, उसके बाद और लिख के फायदा नहीं, एंड सो ऑन ऐसे ही चल जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहता है। n इक्वल टू 5 अगर होता है तो उसको पेंटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। एंड सो ऑन नाम चलता रहता है, नाम जान के क्या करोगे, काम से ही मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आएगा तो आप कमेंट कर देना हायर डिग्री पॉलिनोमियल, उसके बाद आप डायरेक्टली आपको बोल देना कि हाथ ऊपर कर देना कि उसके बाद वो नाम नहीं दिया गया तो मैं डायरेक्टली उसको क्या बोल रहा हूं, हायर डिग्री पॉलिनोमियल। या फिर अगर डिग्री दिखता है तो डिग्री का नाम लेकर के बोल देना, जैसे मैं पहले बोल रहा था, नाम तो मैंने अभी सिखाया ना, पहले इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं क्या बोल रहा था, 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोल रहा था। ऐसे ही अगर आपको कोई डिग्री 8 दे देता है तो आप उसको नाम वगैरह अगर आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको बाई क्वाड्रेटिक अगर आता है तब तो नाम बोल दोगे, अगर नहीं आता है n इक्वल टू 5 ऑनवर्ड्स आप बोल देना 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल, 8 डिग्री पॉलिनोमियल। बोलने से ही समझ जाएगा कि हाईएस्ट डिग्री 8 है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? इसीलिए इसके बाद और नाम नहीं दिया गया है, क्लियर है? चलो, मेरे ख्याल से पूरा कहानी आपका क्लियर है। बट यहां तक तो सारे बच्चे को पता होता है, सारे टीचर पढ़ा के देता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से, जो एग्जाम में भी आ सकता है या फिर कंसेप्चुअल पार्ट है, वो ये है कि व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। अब बोलोगे सर जीरो पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री जीरो वाला, डिग्री जीरो वाला मतलब जीरो पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हो गया, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि px इज इक्वल टू जीरो जो है उसको मैं क्या बोलूंगा, जीरो पॉलिनोमियल बोलूंगा। उसको मैं क्या बोलूंगा, उसका नाम मैं दूंगा जीरो पॉलिनोमियल, जो एक प्रकार का कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बट जो चीज बच्चे को पता नहीं होता है, एनसीईआरटी में मेंशन करके दिया है बट वो लोग एक्सप्लेन नहीं किया प्रॉपर्ली, जो बच्चे को पता नहीं होता है प्रॉपर्ली वो ये है कि भाई ये जीरो पॉलिनोमियल तो है बट इसका डिग्री जो है ना वो डिफाइंड नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कि जीरो पॉलिनोमियल तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह ही होता है, तो बच्चा लोग ये जवाब दे देता है कि सर अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तब तो इसका डिग्री जीरो होगा, क्योंकि दुनिया का जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उन सब का डिग्री जीरो है। नहीं, दुनिया के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो है एक्सेप्ट जीरो पॉलिनोमियल, एक्सेप्ट जीरो पॉलिनोमियल। बात को ध्यान से समझना, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ आ रहा है ना? अगर अब मैं बोल देता हूं कि जीरो पॉलिनोमियल तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, जीरो, जीरो का मतलब क्या है, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो। बच्चा लोग मेरे को ऐसे बोल देता है जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो। भाई अगर जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो है तब तो उसका डिग्री जीरो आना चाहिए, ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भी एक्सेप्ट जीरो पॉलिनोमियल लिख दिया और यहाँ पे भी बोल रहे हो डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्या क्यों भाई, क्यों ऐसे? चलो समझते, लिख देते पहले, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये आएगा लेकिन एग्जाम में पहले बता रहा हूं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इस चीज को ध्यान से समझना। क्यों नॉट डिफाइंड है जानते हो क्या? क्यों नॉट डिफाइंड है जानते हो क्या? क्योंकि बिकॉज जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जीरो इंटू एक्स क्यूब, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 5, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 66 एटसेट्रा। भाई अगर तुम जीरो का बात करो तो जीरो को तो मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूं, सिर्फ जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो। अगर तुम 4 का बात करो, 4 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो 4 को मैं 4 इंटू एक्स टू दी पावर 66 नहीं लिख सकता। 4 इंटू एक्स टू दी पावर 66 लिखने से वो 66 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। 4 को मैं 4 इंटू एक्स क्यूब लिखने से वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट जीरो को तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये जीरो ही आ रहा है, मल्टीप्लाई होके तो जीरो ही आ रहा है ना। डिग्री क्या रखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे ही जीरो के साथ कॉफिशिएंट जीरो लिखा हुआ है, जैसे ही वो जीरो मल्टीप्लाई होगा, अब अभी आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि लीडिंग कॉफिशिएंट क्यों जीरो है। हो सकता है क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल है।
इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए तो बोलते हैं इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, बट तरीके से देखा जाए तो वो भी गलत है, उसका डिग्री ही डिफाइंड नहीं है तो वो पॉलिनोमियल कैसे होगा? बस हम लिखने के लिए लिख देते हैं कि जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सिर्फ इतना सा क्लियर होने से नहीं चलेगा, क्यों डिफाइंड नहीं है वो भी क्लियर होना चाहिए। बिकॉज एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैं अगर मान लेता हूं कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सपोज a, ठीक है ना, तो a इंटू एक्स टू दी पावर 0 सिर्फ एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। इस a को मैं कभी भी a इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता। a इंटू एक्स स्क्वायर लिखने से ये तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, बट 0 को मैं लिख सकता हूं क्योंकि आंसर तो ये 0 ही आ रहा है ना, आंसर तो 0 ही आ रहा है ना भाई। 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू दी पावर 66, एनीथिंग चलता जाएगा। अरे चलेगा नहीं चलेगा, ये चलता जाएगा ना। तो 0 को आप किसी भी डिग्री में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो अगर आप किसी भी डिग्री में इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आप खुद बोलो ना भाई कि इसका डिग्री आप डिफाइंड बोल सकते हो क्या? अगर आप बोलोगे कि इसका डिग्री 3 है तो 0 वाला मना कर देगा। आप बोलोगे अगर इसका डिग्री 5 है तो 66 बोलेगा मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर बोलोगे 66 है तो 65 बोलेगा मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर बोलोगे 65 है तो उधर बोलेगा 165 क्यों नहीं हो सकता। अरे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री। अगर उसका डिग्री कोई भी हो सकता है, यूनिक नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो हम किसके पास जाए, किसको आंसर दे, किसको हम राजा बनाए, किसको किंग बनाए? टीम का कैप्टन कौन बनेगा भाई? प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर कोई भी हो सकता है तब तो ऐसा कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। मैं किसके पास जाऊंगा, किसको मैं बोलूंगा कि तू जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री है? नहीं बोल सकता। इसीलिए ये बता दिया गया कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगा हमेशा, वो डिफाइंड ही नहीं है। और क्यों डिफाइंड नहीं है उसका लॉजिक भी मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरा। क्लियर है दोस्त? तो मेरे हिसाब से मैं आपको पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया। अभी मेरे पास आता है पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहला, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है मोनोमियल। उसको क्या बोला जाता है? मोनोमियल बोला जाता है। अगर एग्जाम्पल का बात करूं तो आप बोलोगे 3 इंटू एक्स टू दी पावर 7, ये भी मोनोमियल है। यहां पे डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, डिग्री कुछ भी हो सकता है। ये देख एक और मोनोमियल लिख देता हूं, ये भी एक मोनोमियल। बस एक चीज ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, प्लस देकर के कुछ आना नहीं चाहिए साथ में। बात समझ आ रहा है ना? प्लस देकर के साथ में कुछ आना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? बोला समझ में आ रहा है? चलो, सिमिलरली डिग्री से कोई लेना देना है ही नहीं। नंबर ऑफ टर्म अगर 2 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ये सब आप बचपन में भी पढ़े होंगे, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे मान लो x प्लस वाई, आप बोलोगे सर वेरिएबल चेंज हो गया। हाँ हो गया, हो सकता है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों का समेशन बाइनोमियल हो गया। ठीक है ना? आप बोलोगे सर 3x टू दी पावर 7 माइनस 300x, क्या ये बाइनोमियल है? हाँ सर वेरिएबल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल से कोई मतलब ही नहीं है, डिग्री से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म से मतलब है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर सिर्फ आपके पास 2 टर्म दिख रहा है तो वो बाइनोमियल है, एक टर्म दिख रहा है तो वो मोनोमियल है। अगर नंबर ऑफ टर्म 3 है तो क्या होगा? ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब उसमें 3 टर्म रहेगा। ऐसे भी रह सकता है x³ प्लस वाई स्क्वेयर प्लस z, ऐसे भी हो सकता है 3x³ माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस नंबर ऑफ टर्म 3 रहना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद और कोई नाम नहीं दिया गया। उसके बाद अगर चला जाता है आप बोल देना, उधर आप क्या बोल देते हो? हायर डिग्री पॉलिनोमियल बोल देते हो, और यहां पे आप बोल दीजिएगा मल्टीनोमियल। यहां पे आप क्या बोल देंगे? मल्टीनोमियल। ठीक है? उधर जैसे n का वैल्यू 4 से ज्यादा होने से आप हायर डिग्री पॉलिनोमियल बोल देते हो, सिमिलरली इधर भी नंबर ऑफ टर्म अगर 3 से ज्यादा होता है तो आप बोलना मेरे को नाम नहीं मालूम, ये एक मल्टीनोमियल है। ये क्या है? एक मल्टीनोमियल है। मेरे ख्याल से पूरा कहानी आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी समझा दिया और डिग्री के बेसिस पे भी चीजों को क्लियर कर दिया। ठीक है? अभी मैं आपको एक नोट बताता हूं, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है ना?
ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं आपको बोल रहा हूं, ये नोट आपको बाद में लिखना है। हाँ, ये पूरा कहानी आपको लिखने के बाद जाकर के ये नोट कॉपी में उतारना है, ठीक है। नोट नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा हूं? नोट नंबर 1 में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सर, अगर मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल को बोलूं ना, अगर मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल को बोलूं, मान लो लीनियर पॉलिनोमियल ना बोल के मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात करता हूं। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है ना, वो हमेशा मोनोमियल होगा, वो हमेशा मोनोमियल होगा। ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म तो एक ही रहेगा ना, फाइनली वो कैलकुलेट होके तो एक ही चीज आएगा। ये चीज समझ रहे होंगे आप। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अपन लोग हमेशा क्या बोलेंगे? मोनोमियल एक्सप्रेशन बोल रहे होंगे। बात समझ आ रहा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अपन लोग हमेशा मोनोमियल एक्सप्रेशन बोल रहे होंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्म एक ही होगा हमेशा। अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है? आप एग्जांपल देख रहे होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में एक टर्म भी आ सकता है, दो टर्म भी आ सकता है, एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो एक टर्म होगा, और जनरल अगर है ए बी, अगर दोनों नॉन जीरो है तो दो टर्म होगा। और अगर बी जीरो हो गया, ए तो जीरो हो नहीं सकता, बी अगर जीरो हो गया तो एक टर्म होगा। तो उस केस में वो मोनोमियल भी हो सकता है या फिर वो बाइनोमियल भी हो सकता है। मोनोमियल भी हो सकता है वो, और वो बाइनोमियल भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करूं, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करूं, तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो तीन टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकता है, और एक टर्म भी हो सकता है। मतलब क्या ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो आप। ये मोनोमियल भी हो सकता है, एक बाइनोमियल भी हो सकता है, और ये एक ट्राइनोमियल भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही, मैं बोल रहा हूं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। होगा ही और हो सकता है, उन दोनों में अंतर है। हमेशा होगा ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओलंपियाड्स वगैरह में पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी ए मोनोमियल एक्सप्रेशन और अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन और अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, तो आप बिल्कुल उसको ट्रू बोलोगे, वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपके लिए। बट अगर मैं बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी ए मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन कभी भी ट्राइनोमियल हो ही नहीं सकता है। तीन टर्म उसको कहां से लेके आओगे? ठीक है ना। बहुत बच्चा मेरे को ये लॉजिक देता है सर 3 को 2+1 लिख दूंगा। अरे 2+1 लिखने से काम नहीं चलेगा ना, टर्म अलग होना चाहिए। जहां पे x का डिग्री, टर्म क्या होता है यहां से ही समझ आता है टर्म क्या है। 2+1 अगर आप 3 को लिख देते हो तो 2 और 1 सेम ही टर्म काउंट होगा, क्योंकि दोनों में x का डिग्री 0 है। तो टर्म जो डिफरेंशिएट होता है ना, a0 x to the power n और a0 a1 x to the power n-1, जो जनरल डेफिनेशन था उसमें a0 x to the power n और a1 x to the power n-1, ये दोनों अलग अलग टर्म क्यों है? क्योंकि उसमें वेरिएबल का डिग्री चेंज हो गया, इसीलिए तो ये अलग अलग टर्म है ना। अगर मैं 5x to the power 7 को 3x to the power 7 plus 2x to the power 7 लिख दूं, तो क्या ये मोनोमियल से बाइनोमियल बन जाएगा? अरे नहीं भाई, ये मोनोमियल ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर के तो अल्टीमेटली यही आएगा ना। तो इस कंफ्यूजन को मन से हटाओ पहले, ये मोनोमियल ही रहेगा, ये बाइनोमियल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। टर्म सेपरेट तभी होगा जब उसमें x का पावर डिफरेंशिएट होगा, है ना। एक टर्म में x का पावर अगर कुछ है तो दूसरे टर्म में x का पावर कुछ और होना पड़ेगा। नहीं तो इसको मैं ट्राइनोमियल भी बोल देता ना, 2+1 लिख देता, 2 into x to the power 0 plus 1 into x to the power 0। बट 2 into x to the power 0 plus 1 into x to the power 0 दो अलग अलग टर्म काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें x का पावर सेम है। तो टर्म अलग अलग तभी होगा जब x का पावर अलग अलग होगा। ये भी अगर पॉइंट आप पहले वाले स्लाइड में, अगर आप जो जहां पे मैंने टर्म वगैरह पढ़ाया था उसमें अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड करके उधर लिख सकते हो। अच्छा बच्चा ऐसे ही करता है, हर बार जब पढ़ता है अपने नोट्स को मॉडिफाई करता है, और ऐसे करते 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 वो पूरा देश का टॉपर बन जाता है। बहुत क्लोजली देखा हूं ना टॉपर को, इसीलिए बता सकता हूं आपको। क्लियर है? बोला बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? इस बार भी जेई का जो टॉपर है वो हमारे इंस्टीट्यूट से है, सिलचर का बात करो, सिलचर रीजन का, ठीक है ना। तो बहुत क्लोजली देखा, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं कि पढ़ते कैसे वो लोग एग्जैक्टली। समझ आ रहा है ना? मेरा मुंह से जो जो बात निकलता है, सिर्फ बोर्ड में जो लिखाता हूं वो तो
होता ही है, वो तो उनका कॉपी में होता ही है। एवरेज स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस तो मेन मुद्दा तो यही है ना कि एवरेज स्टूडेंट से बोर्ड में जो लिखा होता है वही लिखता है, जो काम का चीज़ है वही करता है और उसको 100 में 100 आ जाता है। बट अच्छा बच्चा जो है वो 100 में 100 के साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोड़ के आता है। से बोर्ड में वो 100 में 100 से खुश नहीं रहता है। वो IIT में परफॉर्म करेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो ओलंपियाड्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा, ये सब के लिए पागल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको भूख है। बोर्ड एग्जाम तो एक क्राइटेरिया जो एक अच्छा बच्चा और एक एवरेज बच्चा और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे को सेपरेट कर देता है। बट जो अच्छे बच्चों का रेस है ना, फाइट बिटवीन ए गुड स्टूडेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही शो करता है। ठीक ना? अच्छे बच्चे के बीच का जो रेस है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से शो करता है और वो आपको प्रॉपरली मिलेगा तभी आप बन पाओगे ऐसे, जब आप मेरा मुंह से एक एक बात को निकल रहा है उसको आप नोट कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो। जो मैं बोलता हूं वो सारी चीज अगर कर डालते हो बस हो गया काम, तभी आप बन पाओगे। गारंटेड आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आ जाओगे, कन्फर्म है बोला। ठीक है? किसी भी कंपटीशन में इंक्लूडिंग योर बोर्ड एग्जाम, मेरे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए, तो आपको एक्सप्लेन कर दी मेरे ख्याल से कि टर्म जो है वो डिफरेंशिएट किसके बेसिस में होता है, डिग्री के बेसिस में। डिग्री अगर सेम हो गया है ना, मतलब टर्म का डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री का बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक्स का पावर दोनों में सेम हो गया तो वो कभी डिफरेंट टर्म कंसीडर नहीं होगा, वो सेम टर्म ही कंसीडर होगा। तो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक और नोट मैं आपको लिखा देता हूं, नोट नंबर 2 देकर के लिखिएगा पूरा। पहले ये पॉज करके लिखिएगा, फिर नोट नंबर 1 लिखना, फिर नोट नंबर 2 लिखना। We can also have polynomials in more than one variable. We can also have polynomials in more than one variable. We can also have polynomials in more than one variable. We can also have polynomials in more than one variable. एग्जाम्पल दे करके रख दो, जो हम आगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल भी देखा जाएगा। एग्जाम्पल देके रख दो, जैसे x³ + y³ + z³ + 3xyz is a polynomial with variables x y z ब्रैकेट में 3 वेरिएबल लिख देना, with variables x, y and z ब्रैकेट में 3 वेरिएबल लिख देना, with variables x, y and z ब्रैकेट में 3 वेरिएबल लिख दीजिएगा। तो ये बेसिकली हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जब 3rd लेक्चर में पढ़ रहे होंगे तभी आएगा। बाकी सारे जगह पे हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को ही स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है? ये सिर्फ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में आएगा। अगर आप सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से सीख जाते हो तो ऑब्वियसली आप ये सब तो अच्छे से सीख ही जाओगे, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। ठीक है ना? फैक्टराइजेशन आप कर ही लोगे। क्लियर है? बोला समझ में आया ना? तो पूरा एंटायर पॉलिनोमियल का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं अगर कराना चाहता हूँ तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको पूरा पढ़ा दिया। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो गया। आप अपना नोट्स बना लीजिए, उसके बाद नोट नंबर 1 और 2 जो मैंने डिक्टेट किया वो लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि पॉलिनोमियल कौन है। अच्छा, अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल आपको देता हूं, 3√x + √2x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, बिकॉज x का पावर क्या आ गया? हाफ आ गया। अगर मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे √x हटा दिया मैंने, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे होगा ना पॉलिनोमियल, क्यों नहीं होगा? बच्चा इसको देख के घबरा जाता है, अरे ये तो कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉफिशिएंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लीडिंग कॉफिशिएंट भी तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 के अलावा। कॉफिशिएंट तो ये √2 तो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर नहीं होता है? रियल नंबर ही तो होता है ना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अगर रियल नंबर है तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। और डिग्री जो भी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसको मैं बाइनोमियल नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों का पावर 1 है। ये ऐसे एक्सप्रेस होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? एक मोनोमियल होगा, मोनोमियल। क्लियर? तो ऐसा चीज आप कर रहे होंगे, मतलब कर लोगे ऑलरेडी, मेरे को पता है अच्छे से। ठीक है ना? तो अभी एक आप क्वेश्चन लिख दीजिए, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का। लिखिएगा क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल
each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. Give one example, each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100 and a monomial of degree 100. Clear? तो अगर मैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जांपल दूं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 तो क्या आएगा? डिग्री 35 का बाइनोमियल आपको बताना है एग्जैक्टली x टू द पावर 35 प्लस y टू द पावर 35 बोल सकते हैं ना? क्लियर है बोला? और मोनोमियल अगर आप लिखना चाहते हो, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना बोला रे भाई? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 अगर मैं बोलूं तो आप क्या लिख सकते हो? बस उस टर्म में डिग्री क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए. तो मान लीजिए 2x टू द पावर 100 लिख दूंगा, या फिर -2x टू द पावर 100, या फिर कुछ भी लिखो, बस डिग्री 100 होना चाहिए. कोफिशिएंट आप कुछ भी लगाओ. और यहाँ पे आप x टू द पावर 35 के साथ y टू द पावर 35 ना लगा के अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हो या फिर दूसरा कोई लगाना चाहते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x टू द पावर 35 माइनस 2 भी लिख सकते थे, x टू द पावर 35 माइनस 30 x टू द पावर 27 भी लिख सकते थे. बस डिग्री 35 का मतलब क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या है? जितने भी टर्म है उसमें जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, चाहे सिंगल वेरिएबल हो या मल्टी वेरिएबल, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल हो, सारे वेरिएबल को डिग्री को अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो हाईएस्ट डिग्री 35 आना चाहिए. उसका एक ही मतलब है. क्लियर है? तो बाजू वाला आप कांस्टेंट लिखो, y टू द पावर 35 लिखो, -30 x टू द पावर 27 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां पे भी आप 2 के साथ अगर कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर मैं आपको बोल देता हूं, ऐसे में चेंज कर सकता हूं ना क्वेश्चन को, अगर मैं बोल देता हूं कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लिखो और वो जनरल पॉलिनोमियल लिखो, जनरल, तो जनरल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जनरल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, ऑब्वियसली ऐसे ही करोगे ना. मोनोमियल है तो बाकी टर्म तो आ ही नहीं सकता, एक ही टर्म होगा. और यहाँ पे जनरल अगर मैं बोलूं तो k का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, -1 -3/2. k तो कोफिशिएंट है, वो तो कोई भी रियल नंबर होता है, उसमें होल नंबर का रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना आता है, नहीं आता है ना. होल नंबर का रेस्ट्रिक्शन तो डिग्री में आता है. कंफ्यूज मत हो जाइए, है ना, किसी भी चीज में कंफ्यूज मत हो जाइए. फटाफट थोड़ा सा सोचिएगा, प्रॉपर्ली रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, आराम से क्लियर होगा. तो ये x टू द पावर 100 में यहाँ पे कोफिशिएंट k आ रहा है, ठीक है ना. तो अगर कोफिशिएंट k आ रहा है तो मोनोमियल अगर है तो वही आपका लीडिंग कोफिशिएंट भी हो जाएगा. x टू द पावर 100 में जो कोफिशिएंट k आएगा वही तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट भी होगा ना, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में ये जो मोनोमियल है एक ही टर्म है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री तो 100 ही है ना भाई. हाईएस्ट डिग्री अगर 100 है तो ये हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट होगा. और अगर लीडिंग कोफिशिएंट है तो k नॉट इक्वल्स टू 0 लगाना तो इंपॉर्टेंट है ही. इस तरह का क्वेश्चन मैं टेस्ट में डालूंगा, देखता हूं आप कितना बेसिक से चीजों को समझे हो. कि अगर मैं बोल देता हूं कि एक जनरल पॉलिनोमियल लिख करके दो जो कि मोनोमियल है और उसका डिग्री 100 है, तो मोनोमियल बोलने के साथ साथ आप समझ जाओगे नंबर ऑफ टर्म एक ही रहेगा. डिग्री 100 लिखने के साथ साथ आप क्या समझ जाओगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 100, मतलब हाईएस्ट डिग्री 100 होगा. तो अगर हाईएस्ट डिग्री 100 होगा तो x का वेरिएबल पावर क्या आएगा? 100 आएगा, है ना. और अगर जनरल मेरे को लिखना है, अगर कोई भी एग्जांपल देना होता तो मैं यहाँ पे 2 3 कुछ भी लिख सकता था, बट अगर जनरल देना होता है तो मैं यहाँ पे k लिख दूंगा, है ना. जहां पे k नॉट इक्वल टू 0 ना लिख के और सुंदर करके आप लिख सकते हो, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते थे आप, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर. क्लियर हो जाता बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक पूरा आपका मुट्ठी में आ गया होगा. चलिए हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो चलिए अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं और वो देखते हैं. वो आपको बोला जा रहा है पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन समझ गए, बेसिक टर्म समझ गए, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ अपन ने देख ली. अभी हम चलने वाले अगला टॉपिक पॉलिनोमियल का, दैट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है. ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स को हम डिटेल में देखने वाले दोस्त. क्लियर है क्या? ध्यान से देखिएगा. अगर मैं बोलूं कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है तो आप एग्जैक्टली बोलेंगे सर कि देखो सर कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैं बोलूं
कि मान लो एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो जब x का वैल्यू k होगा, तो आप डायरेक्टली उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x का वैल्यू k पुट करके जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लोगे तो वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दैट्स इट, वही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से बोलोगे या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू k इज ऑब्टेन्ड बाई सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू k इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड इज डिनोटेड बाई f ऑफ k, ठीक है ना, which is the value of polynomial। क्लियर है क्या? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दिया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं x इक्वल टू माइनस हाफ पे अगर वैल्यू निकालूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस हाफ, दैट इज f ऑफ माइनस हाफ, अगर निकालोगे आप तो क्या आएगा? 2 इंटू माइनस हाफ का होल क्यूब माइनस 13 इंटू माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस हाफ प्लस 12। इसको कैलकुलेट करो आप अच्छे से प्रॉपरली, आपको आंसर 0 मिलेगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस हाफ क्या आ गया? 0 आ गया। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस हाफ इज क्लियरली 0। तो वही चीज आपको समझना था, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वही चीज आपको समझना था अच्छे से कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहां पे क्या हो गया? एट x इक्वल टू माइनस हाफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 0। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है आपको। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गया, उसके बाद आया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। इस चीज को रूट भी बोला जाता है, बट बेसिकली रूट जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए यूज किया जाता है, बट फिर भी किताबों में लिख देता है रूट, तो आप देख करके कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए अब इतना ही समझना कि रूट वही है जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। जो रूट एक एक्सप्रेशन के लिए, अगर मैं बोलूं कि px कोई भी एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू क्या रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा? वही हो जाएगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। x का जो वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल बिकम्स 0 वही हो जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो आप सोचोगे कैसे x का वैल्यू क्या रखने से 0 आएगा? डायरेक्टली इसको 0 के इक्वल कर दो और फिर सॉल्व कर दो, यहां से -3/2 आ रहा है। तो अभी क्लियरली पता चल रहा है कि अगर मैं यहां पे x का वैल्यू -3/2 रखता तो px का आंसर 0 आता, वही जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए उसको 0 कहा जाता है, बट एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए उसी चीज को रूट बोला जाता है। तो अभी अगर रूट आपको दिख जाता है कहीं पे, आप समझ जाना वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का ही बात कर रहा है। लिखेंगे कैसे? रियल नंबर k इज ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, ये जनरल पॉलिनोमियल है, इफ f ऑफ k इज इक्वल टू 0। मतलब x के जगह पे अगर मैं k रखता हूं और पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है, तभी मैं उस x इक्वल टू k को उस पॉलिनोमियल का 0 बोलूंगा। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आया ना? दैट इज दिस इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू k रख दिए तो आंसर 0 आना चाहिए, जैसे यहां पे हो रहा है। x का वैल्यू अगर मैं यहां पे रख देता हूं -3/2 तो आंसर 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया है। यहां पे आप देख रहे होंगे सिमिलरली इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैं x का वैल्यू -12 अगर रखा तो fx का आंसर 0 आया, मतलब x इक्वल टू -12 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर? सिमिलरली ये पॉलिनोमियल है, इसमें अगर आप x का वैल्यू 2 रखते हो तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है ना? तो x इक्वल टू 2 आप क्या बोलोगे? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलोगे। बट x का वैल्यू अगर आप -1 रखते हो तो आंसर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए आप x इक्वल टू -1 को इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं बोल सकते। ठीक है? तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया गया है कि प्रूव दैट x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रूव दैट x इक्वल टू -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस, तब तो बहुत ठीक है, आप आराम से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल दोगे। अगर x इक्वल टू 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो 0 होगा, और अगर x इक्वल टू -1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है तो x इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो 0 नहीं होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। बट अगर मैं पॉलिनोमियल देकर के आपको डायरेक्टली जीरोस निकालने बोलता हूं तो आप कैसे निकालोगे 0? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे हम क्वेश्चंस में समझेंगे। क्लियर है क्या? बात समझ आ रहा है? तो बस इस चीज को समझना आप।
ठीक है, इस चीज को समझना कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का अंतर क्या है, उस चीज को समझना। बड़ा सिंपल सा चीज है। हाँ, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो वैल्यू आप बोलोगे उसी वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या, कि वो कौन सा एक्स का वैल्यू जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखने के बाद आंसर जीरो आ जाएगा, दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना, सिंपल सा चीज है। f of 2 is the value of polynomial and x equal to 2 is the zero of polynomial। कितना सुंदर सा चीज है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है, जीरो है, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x इक्वल टू 2 है। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर। तो उम्मीद करूंगा कि इस यहाँ से आप चीजों को क्लियर कर लिए होंगे। आगे अगर मैं चलता हूँ दोस्त, तो आप देखोगे कि f(x) अगर दिया गया है तो f of 2 और f of -3 आपको निकालने बोला जा रहा है। ठीक है ना, नंबर 1 क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, f(x) आपको क्वेश्चन में दिया गया है। वी हैव f(x) इज इक्वल टू कितना, 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। यहां से आपको f of 2 निकालना गया। f of 2 निकालना मतलब समझ ही रहे हो कि इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2³ x के जगह पे 2 रख दो, माइनस 13 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 17 इंटू 2 और प्लस 12। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 13 इंटू 4 प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12। तो ये 16 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 46 और मेरे ख्याल से 46, 52, 62 माइनस 52 10 आ रहा है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया, 10 आ गया। सिमिलरली आप f ऑफ -3 भी निकाल दीजिएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू -3³ माइनस 13 इंटू -3 स्क्वायर। एक्स के जगह पे बस जो वैल्यू जहां पे निकालने बोला है, एक्स का जिस वैल्यू पे आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने बोला है वो वैल्यू को पुट कर दो। तो -3 पे बोला गया है तो -3 पुट कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, तो बड़ा आसान सा चीज है। ठीक है ना, तो इसको मैं रेज कर रहा हूं। अभी इसके ऊपर बेस करके आप इस तरीके का क्वेश्चंस भी कर सकते हो। नंबर 2 ये भी एक बस इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके एक और क्वेश्चन हो गया, बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया कि बोला गया है कि अगर x इक्वल टू 4/3 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर इसका जीरो। अच्छा चलो, नंबर 2 करने से पहले नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग। नंबर 3 कर लेते हैं। नंबर 3 में क्या बोला गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को बोला गया है। पहला है f(x) का वैल्यू 2x प्लस 5। f(x) का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5 है। आप क्या बोल सकते हो यहां पे, लेट x इज इक्वल टू k बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x इक्वल टू k इस पॉलिनोमियल का जीरो होता है देन f ऑफ k मस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर f ऑफ k जीरो हो जाता है तो 2 इंटू k प्लस 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां से k का वैल्यू जो आएगा वो -5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज -5/2। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है ना। सिमिलरली नंबर 2 में आप देख सकते हो f(x) इज इक्वल टू क्या है, a इंटू एक्स है, और साथ में a नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्यों, ताकि ये पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल रहे। अगर a 0 हो जाएगा तब तो ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्या। तो सिमिलरली आप कर लो x, देन सिमिलरली आप लिख लो, सेम क्वेश्चन है। तो f ऑफ k इज इक्वल टू 0, तो a इंटू k इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी a का वैल्यू तो नॉन जीरो है ना, a का वैल्यू तो नॉन जीरो है। तो आप देखो दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है,
बच्चे का आदत होता है कि वो ए को डायरेक्टली नीचे लेकर के आ जाता है बिना समझे। अरे भाई अगर ए 0 हो गया तो इस तरीके से नीचे लेके नहीं आ सकते हो। 0/0 जो क्वांटिटी होता है ना वो अनडिफाइंड होता है। अगर मैं ए के बारे में कोई कमेंट नहीं करता हूं तो आप डायरेक्टली नीचे नहीं लेके आ सकते हो इस तरीके से। प्रॉपरली चीज़ों को सीखो, क्योंकि अगर 0/0 हो जाएगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगा। अब थोड़ा बड़े होने के बाद सीख जाओगे ये चीज़। एज ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी 0 है, जिनमें से एक क्वांटिटी नॉन जीरो है। तो अगर एक क्वांटिटी नॉन जीरो है तो दूसरे वाले को तो 0 होना ही पड़ेगा ना। अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 होना है और एक नॉन जीरो है तो दूसरे को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि दो नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। देयरफॉर के मस्ट बी क्या हो जाएगा 0। बात समझ आ रहा है ना। देयरफॉर अब क्या लिख दोगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू ax इज k इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंगली कमेंट कर देना। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी के प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा -d/c, और c से आप नीचे डिवाइड कर पा रहे हो, क्यों, बिकॉज c नॉन जीरो दिया हुआ है। अगर c नॉन जीरो नहीं देता तो जब c को नीचे लेकर के आते ना आप, अभी d पे तो कोई कमेंट नहीं किया है, d तो 0 हो सकता है। अभी अगर c भी 0 हो जाएगा तो 0/0 टर्म आ जाएगा। आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी डिफाइंड होता ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं है तो 0/0 भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। 0/0 को काट कुट कर 1 मत बोल देना। श्रीनिवास रामानुजन अपना क्लास में बचपन में अपने टीचर को पूछा था, बहुत बड़ा स्टोरी है इसके ऊपर, कभी मौका मिलेगा तो सुना देंगे, ठीक है ना, कि 0/0 जो है वो अनडिफाइंड क्वांटिटी है। क्या है, अनडिफाइंड क्वांटिटी। बात समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे आप समझेंगे। और प्रॉब्लम को समझना, इस पॉलिनोमियल का, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका 0 - d/c ही होगा। बट अगर मैं c को नॉन जीरो नहीं बोलता, तरीके से देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कब हो पाएगा, जब c नॉन जीरो होगा। बट अगर c 0 हो जाता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, अगर c नॉन जीरो नहीं होता है, c मान लो कभी 0 हो गया और d भी कभी 0 हो गया, तो 0/0 पूरा चीज अनडिफाइंड होगा ना। इसीलिए आप जो c इस तरीके से नीचे लेके आ जाते हो ना, वो चीज कहीं ना कहीं सही नहीं बैठता है। बात समझ आ रहा है ना। इसीलिए इस तरीके से प्रॉपर्ली लॉजिकली करना चाहिए। बहुत बच्चा ऐसे कर देता है, k इज इक्वल टू 0/a, मास्टर लुक ही कर देता है, बच्चा का बात छोड़ो, समझ ही नहीं पाता है कि यहाँ पे a जो है वो नीचे डिवाइड करके तभी लेके आ सकता है जब a का वैल्यू क्या दिया हुआ रहेगा, नॉन जीरो। अदरवाइज 0/0 होने का चांस रह जाएगा ना, हमेशा नहीं होगा, बट किसी ना किसी में तो ये a अगर 0 हो जाता है तो चीजें गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए चीजों को इस लॉजिक से क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी अगर 0 है, उनमें से एक नॉन जीरो है तो दूसरा फैक्टर मस्ट बी 0, दूसरे वाले फैक्टर को 0 होना ही पड़ेगा। अदरवाइज 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट कैसे 0 हो जाएगा, दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो 0 हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। f(x) इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2। f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2। ध्यान से समझिएगा, f(x) इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2। वही घिसी पिटी चीज आप लिख दोगे, लेट x इक्वल टू k विद द जीरो पॉलिनोमियल सच दैट f ऑफ k इज इक्वल टू 0। जैसे बोला गया है ऐसे ही नोट्स बनाना प्रॉपर्ली, सारे चीज पहले लिखना है, फिर क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन लिख के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। ये सब का जो भी एक्सप्लेनेशन में बीच में दिया था वो सब भी बीच में घुसाना है। ऐसा नहीं कि ये सब लिख लिए एक साथ और फिर जाकर के एक्सप्लेनेशन चिपका रहे हो उसके बाद, तो आपका नोट्स प्रॉपर्ली एक डायरेक्शन पे मेंटेन कभी हो ही नहीं पाएगा। तो जहां तक समझाया उसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो वहीं पे ऐड करो, अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली मेंटेन करो नोट्स को। तो अगर मैं f ऑफ k का वैल्यू 0 बोल देता हूं तो k² प्लस k माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। अभी इसको मैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर सकता हूं। यहां पे 2 चाहिए तो k को मैं 2k माइनस k लिख दूंगा, तो यहां से k इंटू k प्लस 2 आ जाएगा और -1 इंटू k प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है बोला। तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 2 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर आप क्या बोलते हो, आइदर k प्लस 2 0 बोलते हो और k माइनस 1 0 बोलते हो। इस चीज का मतलब है, ये फालतू में मैं नहीं लिख रहा हूं, इस चीज का मतलब है, समझिएगा। तो k का वैल्यू क्या होगा, -2 और k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 0 आ रहा है ना, -2 और 1। और ये है क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 2 0 ही आना चाहिए। देयरफॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2 आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1।
ऐसे कमेंट कंक्लूजन कर देना। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने वाला हूं अगले क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब क्या करोगे, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो सिमिलरली k मानोगे तो आपके पास क्या आएगा, k-1 होल स्क्वायर इंटू k+2 इंटू k-3। तो यहां से क्या आएगा, या तो k-1 0 आएगा, या तो k+2 0 आएगा, या तो k-3 0 आएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है 1, यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है -2, यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है 3। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो 1 है, -2 है और 3 है। आ रहा है बात समझ में, 1 -2 और 3 है। बट एक चीज दोस्त समझना अच्छे से कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो स्टेट करता है ना, वो ये स्टेट करता है कि एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होगा, एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होगा ना, वही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा, वही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा हमेशा। ठीक है ना, समझ में आया ना। पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा हमेशा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से हमें पता चलता है। ठीक है, क्लियर है। एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री, ये अगले क्लास में आप पढ़ोगे है ना प्रॉपरली, अगले क्लास का शेड्यूल में ही आएगा ये चीज़ मेरे हिसाब से। देख लेता हूँ एक बार, नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल में ही है ये। हाँ, ये अगले क्लास में ही आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कि एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जितना होता है, नंबर ऑफ जीरोस भी उसका उतना ही होगा। तो क्लियरली देखो कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। मतलब मैक्सिमम रियल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ जीरो, क्योंकि रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स भी होता है, बहुत सारे बातचीत होता है, वो अभी आप समझ नहीं पाओगे, कॉम्प्लेक्स जीरोस भी पॉसिबल है। तो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही याद रखो कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, तो उसके लिए आपके पास मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकता है। ठीक है, और दोनों के दोनों यहाँ पे क्या आ गया, रियल आ गया। ठीक है ना, रियल नंबर आ गया। तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 जीरो आ रहा है। यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल को, अगर ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, बट अगर आप यहाँ पे a-b होल स्क्वायर फार्मूला लगाओगे, फिर तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखोगे कि ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देखना। तो इसके हिसाब से अगर ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए। बट आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। तो जो कहानी में झोल है वो कहाँ पे झोल है जानते हो क्या, यहाँ पे देखो x-1 होल स्क्वायर लिखा गया है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 फैक्टर है, x-1 2 बार आया, तो ये जो 1 है ना वो 1 भी एग्जैक्टली 2 बार आएगा। बात समझ रहे हो ना, 1 भी एग्जैक्टली कितना आएगा, 2 बार आएगा। एग्जैक्टली उसका जीरोस कितना आ रहा है, 4 ही जीरो आ रहा है, 1 2 3 4। बट यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले तो आप देखोगे कि डिस्टिंक्ट जीरो 3 आ रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग 3 जीरो पॉसिबल है, बट टोटल में अगर मैं बात करूं तो 4 ही जीरो होगा। हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना ही पॉलिनोमियल का जीरो आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप फैक्टराइज फॉर्मेट में ना लिख के, अगर आप इसको a-b होल स्क्वायर से ब्रेक करके फिर 2 करके अगर मल्टीप्लाई करके आप देखोगे ना, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ कि x-1 होल स्क्वायर इंटू x+2 इंटू x-3। अगर मैं पहले इसको ब्रेक कर देता हूं तो ये x² - 2x + 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो x² - 3x + 2x - 6 हो जाएगा। अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, x⁴ - x³ - 6x², फिर इससे तीनों को करो, फिर इससे तीनों को करो, तो देखोगे x⁴ तो आ चुका है ना, मतलब ये क्या होगा, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अगर मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 4 है, तो जीरो भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ पे तो 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 2 जीरोस यहाँ पे सेम है। तो डिस्टिंक्ट जीरोस टोटल 3 आ रहा है, बट टोटल नंबर ऑफ जीरोस तो 4 ही आ रहा है, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है। बात समझ गए ना। तो ये सब चीज आगे आगे आप और डिटेल में समझते जाओगे, जैसे जैसे मेरे साथ आप कंटिन्यू करते जाओगे, और डिटेल में मैं डीप में जाता जाऊंगा और समझते जाओगे ये सब चीजें। क्लियर है बोला, डीप में जाना मैंडेटरी है एक अच्छे स्टूडेंट को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट को बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए होता है। तो अभी तो देख रहे हो कि फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में दिया गया है। तो बहुत अच्छा बच्चा मेरे को डायरेक्टली क्लास में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि सर अगर मैं क्या करूँ ना, px को अगर मैं
फैक्टराइज फॉर्मेट में ना दे करके ऐसे दे देता हूं, तब मान लो फैक्टराइज फॉर्मेट में ना दे करके इस तरीके से ब्रेक करके जो आंसर आएगा ना, ax to the power 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस फॉर्मेट में दे देता हूं, तब उस जगह से आप ये 4 आंसर कैसे निकालते? क्या आप उसको फैक्टराइज करते या फिर क्या करते? तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करके ऐसे दे देता हूं तब तो आप बहुत आसानी से निकाल दिए, यहां पे इसको भी आप निकाल दिए। अगर मैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे दे देता हूं आपको, ठीक है ना, तब आप कैसे निकालोगे जीरोस? तब क्या आप ये सब कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे? ये भी तो समझने वाला बात है ना। तब आप कैसे निकालोगे जीरोस, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अगले लेक्चर तक मेरे साथ इंतजार करना होगा, ठीक है ना। तो वो चीज हम समझ सकते हैं रैशनल रूट थ्योरम के थ्रू, ठीक है ना। ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप इसको समझते नहीं हो तो बहुत जगह पे आपको याद करना पड़ जाएगा, या फिर मेरे को भी जबरदस्ती गंदे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको याद कराना पड़ेगा डायरेक्टली, जो मैं कभी नहीं कराता हूं और कभी नहीं चाहता हूं। चाहे कंसेप्ट कितना भी डिफिकल्ट हो और मेरे को कितना भी दर्द हो रहा हो, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रैशनल रूट थ्योरम एंड इंटीग्रल रूट थ्योरम ये अगले लेक्चर में होगा। ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, बट अगर मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं आगे का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझा नहीं पाऊंगा, आपको याद कराना पड़ेगा या फिर फालतू जुगाड़ू टेक्निक से बताना पड़ेगा, ठीक है, जैसे बाकी सारे स्कूल टीचर्स आपको बता रहे होंगे। क्लियर है क्या? ऐसे ही पढ़ाया जाता है। रैशनल रूट थ्योरम कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है क्लास 9th में, सिर्फ रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम तक ही सभी सीमित रह जाते हैं। बट रैशनल रूट थ्योरम अगर हम नहीं पढ़े तो प्रॉपर्ली हम समझ ही नहीं पाएंगे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे हो रहा है। आपको याद करा देगा ऐसे मास्टर कि ऐसे ही होता है देखो, बट उसके पीछे का मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको रैशनल रूट थ्योरम को समझना पड़ेगा। मैं आपको बोलूंगा अगले लेक्चर में, आप रिलेट करके देखना। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है x इक्वल टू 4/3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। क्लियर है? तो एज x इक्वल टू 4/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एज x इक्वल टू 4/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू कौन, 6x³ माइनस 11k स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, कि अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 4/3 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब 6 इंटू 4/3 होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप अल्टीमेटली फाइनली सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? तो वही तो बोला गया है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूंगा भाई कि बहुत अच्छे से आपको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसके आगे हम अगले लेक्चर में डील करने वाले हैं इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, और भी कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो मैंने अभी आपको बोला, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम, बहुत सारी चीज आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर इस लिहाज से, ठीक है ना। तो आगे हम डील करने वाले हैं इन सारी चीज़ों को, आप चिंता मत कीजिए, देखने वाले हम आगे, ठीक है। आज के लेक्चर में जितना चीज़ हुआ उसको प्रॉपर्ली नोट्स बना के मेंटेन करके A to Z कॉपी में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग से लिख के समझ के दिमाग में फिट करके रखो, और जो होमवर्क दिया जा रहा है अभी उसको कंप्लीट करो, ठीक है। इतना अगर कर लोगे तो सफिशिएंट है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्लियर है बोला? ठीक है। और उसके बाद बस एक चीज आपको करना है, जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको कंप्लीट कीजिएगा अगर खुद का लेवल आप बढ़ाना चाहते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा, और साथों साथ रिवीजन पे सबसे पहले फोकस करना, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ आपका दिमाग से निकल जाएगा, और जिस बच्चे को कुछ नहीं पता वो आपसे आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना कुछ पता होने के बावजूद आप आगे नहीं जा पा रहे हो, मतलब क्या है कि आपका रिवीजन कम हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले होमवर्क जो है वो आपको दे देते हैं। तो अगर मैं आपका एनसीईआरटी बुक पिक करूं तो एनसीईआरटी बुक में 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज जो है वो इस लेक्चर के बाद आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड उनके रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल्स है, उनके साथ जो भी एग्जाम्पल्स है वो भी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, और सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर देखने के बाद पूरा आप ये दोनों एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे के सारे सॉल्व करने का काबिल हो, और आप सॉल्व कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली।
क्लियर है? तो इसी के साथ साथ मैं आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। अलविदा। प्रॉपर्ली पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, अच्छे से क्वेश्चंस कीजिएगा, जो भी डाउट होगा अकॉर्डिंगली हम जूम या ऑफलाइन में डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए यहां तक ही रखते हैं। अलविदा।